साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, झांसी की रानी कविता का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप लोग देख चुके हैं। ये तीसरा पार्ट यानी कि अंतिम पार्ट है। जो छात्र वीडियो ना देखे हों वे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए कविता की व्याख्या को समझते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग स्थानों पर 1857 की क्रांति का विद्रोह हो रहा था। नाना धुंधुपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि वीर पुरुष अलग अलग जगह पर नेतृत्व कर रहे थे। आज हम इन सब की जो कहानियां थी उनको छोड़ करके सीधे आपको ले चलते हैं झांसी के मैदान में। आइए कविता देखते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। छात्रों, जैसा कि मैं कह रहा था कि सबकी अन्य प्रदेशों की जो बातें थी, अन्य प्रदेशों में जो 1857 का विद्रोह चल रहा था, उन सबको छोड़ करके मैं ले चलता हूं आपको सीधे झांसी के मैदान में, जहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खड़ी है मर्दों के भेष में, वीर पुरुषों के भेष में युद्ध स्थल पर। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, अर्थात झांसी की रानी जो मर्दों के भेष में, पुरुषों के भेष में, मर्दानों मतलब वीर पुरुषों के समान युद्ध स्थल पर खड़ी हुई हैं। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। और अंग्रेज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था वॉकर, वो आगे आता है और झांसी पर आक्रमण करता है, झांसी के ऊपर हमला करता है। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झांसी की जो रानी हैं तलवार खींच लेती, अर्थात वो भी युद्ध की घोषणा कर देती हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। हुआ द्वंद, द्वंद मतलब युद्ध, आसमानों मतलब, आसमान मतलब होता है जो बराबर ना हो, जहां पर बराबरी ना हो। यहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेज आधुनिक हथियारों से लैस हैं और दूसरी तरफ तलवार से युद्ध कर रही हैं झांसी की रानी। और इसमें एक बात और है, एक तरफ वो महिला हैं और दूसरी तरफ वॉकर जो है वो पुरुष है। इस प्रकार से विशाल सेना लेकर के वो उनके खिलाफ लड़ रहा है और वो अपनी कुछ ही साथियों के साथ, अपनी सखियों के साथ युद्ध कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये असमानता तो है ही है। तो यही असमानता की बात की जा रही है, किस प्रकार से असमानता का युद्ध ये लड़ा जाता है। आइए आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस युद्ध में रानी से संघर्ष करते हुए वॉकर क्या है, जख्मी हो जाता है। जख्मी मतलब घायल हो जाता है। इस युद्ध में वो घायल होकर के वहां से युद्ध स्थल से वो भाग जाता है। उसे अजब हैरानी थी, अजब मतलब होता है विचित्र, उसको बहुत ही विचित्र हैरानी होती है, बहुत ही वो परेशान होता है कि एक महिला होने के बावजूद झांसी की रानी से वो देखता है कि झांसी की रानी एक महिला है, उसके बावजूद उससे मैं पराजित हो गया। इस बात को लेकर के वाकर बहुत ही परेशान होता है। इस प्रकार की कहानी बुंदेलखंड के जो गवैये थे, वहाँ के जो लोग थे, जो हर हर महादेव का नारा लगाने वाले लोग थे, इस प्रकार की कहानी झांसी की रानी के बारे में सुनाया करते थे, बताया करते थे कि वहाँ की जो रानी थी वो बहुत ही बहादुरी के साथ मर्दों के भेष में अंग्रेजों से मुकाबला किया था। इस प्रकार से वो बताते हैं। आगे देखिए। रानी बढ़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। छात्रों, इस प्रकार से झांसी की रानी झांसी से युद्ध करते हुए आगे बढ़ती हैं। वहां से युद्ध करती हुई वहां से लगभग 100 मील दूर अपने घोड़ा को दौड़ाती हुई काल्पी पहुंच जाती हैं। काल्पी नामक स्थान पर पहुंचती हैं। काल्पी एक स्थान का नाम है जो कानपुर के पास में है। तो यहाँ से देखते हैं कि झांसी से
अपने घोड़े को दौड़ाती हुई लगभग 100 मील का सफर कर करके वो पहुंच जाती हैं कालपी। और इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। इतना दौड़ने के बाद घोड़ा, इतना चलने के बाद घोड़ा एकदम थक जाता है। उनका जो घोड़ा है वो बहुत ही थक जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। भूमि मतलब जमीन, जमीन पर गिर पड़ता है। गया स्वर्ग तत्काल सिधार, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। इसके बावजूद यमुना के किनारे अंग्रेज फिर झांसी की रानी से हार जाते हैं, पराजित होते हैं। वहां पर युद्ध होता है, वहां पर भी रानी उनको पराजित करके आगे बढ़ जाती हैं। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और वहां पर अंग्रेजों को पराजित करने के बाद विजयी रानी आगे बढ़ती हैं और इस प्रकार से ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लेती हैं, ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लेती हैं, ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लेती हैं। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। और अंग्रेजों का जो मित्र वहां पर सिंधिया बैठा था वो भी राजधानी छोड़ करके वहां से भाग जाता है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के गवैयों, वहाँ के जो लोग थे जो हर हर महादेव का नारा लगा करके इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार के कहानी के बारे में बताया करते थे कि जो झांसी की रानी थी वो बहुत ही बहादुरी के साथ अंग्रेजों से मुकाबला लिया था। आगे देखिए, विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जर्नल इसमें सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां भी रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। छात्रों, एक तरफ तो विजय मिलती है रानी को, ग्वालियर पर अधिकार भी कर लेती हैं, लेकिन देखते ही देखते अंग्रेजों की सेना फिर से आ जाती है। वहां पर उनका अधिकार तो हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज फिर से उनका घेरा डाल लेते हैं। इस बार कौन आया था? अब की जनरल स्मिथ। इस बार जनरल स्मिथ युद्ध करने के लिए सामने आया। रानी ने उसे युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। मुंह की खाई मतलब वो युद्ध में फिर से रानी से हार जाता है। इस बार युद्ध में कौन कौन आया था? काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। इस बार के युद्ध में उनकी दो सहेलियां काना और मंदरा भी इस युद्ध में सम्मिलित हुई थीं और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। और इस युद्ध में उन दोनों सहेलियों ने बहुत ही बहादुरी के साथ संघर्ष किया था, बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया था। उन दोनों ने बहुत ही बहादुरी के साथ संघर्ष किया था। इस प्रकार से कवित्री बताती हैं, पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। लेकिन अचानक पीछे से ह्यूरोज आकर के आक्रमण कर देता है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि रानी दोनों तरफ से घिर जाती हैं। एक तरफ तो ये स्मिथ था और दूसरी तरफ से हम देखते हैं ह्यूरोज भी आक्रमण कर देता है। इस प्रकार से रानी घिर जाती हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार की कहानी बुंदेलखंड के लोग जो हर हर महादेव का नारा लगाने वाले हैं, वहाँ के जो गवैये हैं, वो इस प्रकार की कहानी सुनाया करते थे कि झांसी की रानी बहुत ही बहादुरी के साथ अंग्रेजों से मुकाबला किया था। आगे देखिए, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। इसके बावजूद, इस प्रकार की स्थितियां होने के बावजूद क्या करती हैं रानी? मार काट करते हुए, युद्ध करते हुए उनके सैनिकों के घेरे से, उनके सैनिकों के घेरे को तोड़ करके वहां से निकल जाती हैं। मार काट करती हुई, युद्ध करती हुई वहां से वो बाहर आ जाती हैं। इस प्रकार की बहादुरी का परिचय देती हुई आगे बढ़ती हैं। किंतु सामने नाला आया, यह संकट था विषम अपार। लेकिन अचानक देखती हैं कि सामने एक बहुत बड़ा नाला आ जाता है, और ये संकट उनके लिए बहुत ही बड़ा था। विषम अपार, बहुत ही बड़ा था। रानी का आगे देखिए, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। और ये घोड़ा नया था क्योंकि इसके जो पहले उनका घोड़ा था वो कालपी के पास जब वो आती हैं, लगातार ग्वालियर से चल करके 100 मील का तक घोड़ा को दौड़ाती हैं, वो मर जाता है। अभी उनके पास ये नया घोड़ा था। वो क्या होता है, नया घोड़ा होने के कारण उस
नाले को ढांकने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वो रुक जाता है। घोड़ा अड़ा मतलब रुक जाना। नया घोड़ा था, ये नया घोड़ा था, अभी इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। इतने में आ गए सवार, इतने में अंग्रेजी सेना आ जाती है, इतने में अंग्रेजों की सेना वहां पर पहुंच जाती है। रानी अकेली हैं, शत्रु बहुतेरे, लेकिन शत्रु बहुत ज्यादा हैं। होने लगे वार पर वार, और चारों तरफ से उनके ऊपर वार किया जा रहा है, उनको चारों तरफ से घेर के मारा जा रहा है। तो इस प्रकार से रानी को चारों तरफ से घेर करके मारने का प्रयास किया जा रहा है। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, और इस प्रकार से घायल होकर वो सिंघनी, वो शेरनी गिर जाती है, उसे वीर गति पानी थी, और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के बुंदेलखंड के लोग बताते हैं कि वो सिंघनी इस प्रकार से लड़ते हुए अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए अपनी वीर गति को प्राप्त होती हैं। बुंदेलखंड के गवैये इस प्रकार की कहानी सुनाया करते थे। वो बताते हैं कि झांसी की जो रानी हैं वो मर्दों के समान युद्ध स्थल पर बहुत ही बहादुरी के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया था। रानी गई सिधार चिता पर, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। छात्रों, कवित्री कहती हैं कि झांसी की रानी जो अंग्रेजों से संघर्ष करती हुई, युद्ध करती हुई युद्ध स्थल पर मारी जाती हैं, अब क्या है, वो तो स्वर्ग को सिधार गईं, सीधे स्वर्ग चली गईं। अब उनकी जो दिव्य सवारी है, जो अलौकिक सवारी है, वो क्या है, चिता है। अब तो उनकी यही अलौकिक सवारी है, यही अनोखी सवारी है। मिला तेज से तेज, वह तेज की सच्ची अधिकारी थी, और जिस प्रकार से उनको तेज मिलना चाहिए, जिस प्रकार की वो बहादुर महिला थीं, उस प्रकार की तेज की वो सच्ची अधिकारी थीं। मिला तेज से तेज कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा रूपी उनका तेज था वो ईश्वर रूपी तेज के साथ मिल जाता है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है, अर्थात उनको क्या है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तेज की वो सच्ची अधिकारी थी, और वो इसी की अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, अभी उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी, अभी वो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, अभी तो बहुत ही छोटी उम्र थी उनकी। मनुज नहीं अवतारी थी, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थी, वो कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि वो एक अवतारी महिला थी, बहुत ही बहादुर महिला थी। हमको जीवित करने आई, वन स्वतंत्रता नारी थी, और हम सबको, हम भारतीयों को वो क्या करने आई थी, जीवित करने आई थी, जीवन दान देने आई थी। हमको जीवन कैसे जीना चाहिए ये वो बताने आई थी। वो स्वतंत्रता की नारी बन करके हमारे सामने आई थी। जो हम परतंत्रता में दूसरे के अधीन थे, हमको वो रास्ता दिखाने आई थी, हमको जीवन जीने का रास्ता दिखाने आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। पथ मतलब रास्ता, जो उन्हें रास्ता दिखाना था वो रास्ता वो हमको दिखा करके गई हैं। सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, और जो चीज़ें वो हमको सिखाना चाहती थी वो सिखा के गई हैं कि हमको किसी के अधीन नहीं रहना, किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, हमको स्वाधीन होना चाहिए, हमको आज़ाद होना चाहिए, हमको अंग्रेज़ों के गुलाम बन करके नहीं रहना चाहिए। ये सीख जो वो सिखा के गई हैं, हम उसको सीख लिए हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि जो बुंदेलखंड के गवैये थे वो झांसी की रानी के बारे में घूम घूम करके इस प्रकार की कहानी सुनाया करते थे। वो जो हर हर महादेव का नारा लगाने वाले लोग थे, इस प्रकार की कहानी सुनाते थे कि झांसी की रानी बहुत ही बहादुरी के साथ पुरुषों के भेष में अंग्रेजों से मुकाबला किया था। आइए आगे देखते हैं। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। छात्रों,
यहाँ पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बताती हैं कि चाहे जो भी स्थितियाँ आ जाएं, चाहे जितनी ही विकट परिस्थितियाँ आ जाएं, रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को हम भारतीय जरूर याद रखेंगे। कृतज्ञ मतलब होता है उपकारों को मानने वाला, और हम भारतीय आपके कृतज्ञता को, आपके बलिदान को हमेशा याद रखेंगे, आपके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता विनाशी। वो कहती हैं कि हे रानी, आपका जो ये बलिदान है, आपने जो इस देश की बलिवेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया है, आपका बलिदान हमेशा याद किया जाएगा, आपको हमेशा याद किया जाएगा। और आपका बलिदान क्या है? आपकी जो ये शहादत है, ये एक ऐसी स्वतंत्रता लेकर आएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अविनाशी मतलब जो अमर हो, जो खत्म ना हो। तो आपका ये बलिदान, आपकी ये शहादत एक ऐसी स्वतंत्रता लेकर आएगी जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। एक ऐसी स्वतंत्रता हम भारतीयों को प्राप्त होगी जो कभी भी नष्ट नहीं होगी। चुप होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे एक तरफ इतिहास तुम्हारे बारे में कुछ भी न बताए, वो चुप हो जाए, और लगे सच्चाई को चाहे फांसी। और चाहे क्या हो, सच्चाई को ख़त्म कर दिया जाए। फांसी चढ़ा देना मतलब ख़त्म कर देना। और चाहे सच्चाई को ख़त्म कर दिया जाए। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। और चाहे विजय के अहंकार में, मदमाती मतलब अहंकार में क्या हो, झांसी को मिटा दिया जाए, झांसी को खत्म कर दिया जाए, किंतु रानी लक्ष्मीबाई को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। चाहे इस प्रकार की स्थितियां आ जाए, इतिहास सच ना बोले, सच्चाई को खत्म कर दिया जाए और विजय के मद में झांसी को भी नष्ट कर दिया जाए, उसके बावजूद क्या है, हमेशा झांसी की रानी को याद किया जाएगा। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तेरा स्मारक तू ही है, वह तो अपने आप में ही अपनी याद का चिन्ह है। स्मारक चिन्ह मतलब क्या है? किसी के याद में स्मारक बनाए जाते हैं तो कहते हैं तेरा स्मारक तू ही है, अर्थात हे झांसी की रानी, तू अपनी याद का चिन्ह, स्वयं अपने आप में ही तुम अपना स्मारक हो। तू खुद अमिट निशानी थी और स्वयं में आप अमिट निशानी हैं, ऐसी निशानी जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। अमिट, अमिट मतलब जो खत्म ना हो, जो समाप्त ना हो, ऐसी निशानी आप तो स्वयं अपने आप में हैं। बुंदेलखंड के जो गवैये थे इस प्रकार की कहानी झांसी की रानी के बारे में बताया करते थे। इस प्रकार से वो झांसी की रानी के बारे में बताते थे कि वो मर्दों के भेष में अंग्रेज़ों से बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला किया था। छात्रों, सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता की लेखिका हैं और ये उनके मुकुल संग्रह से लिया गया है। ये जो कविता है, ये मुकुल उनकी जो पुस्तक है, जो संग्रह है, काव्य संग्रह है, उससे ली गई है। छात्रों, आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।